आपका स्वागत है पवन सर संस्कृत क्लास में तथा पीएसएस क्लास में। आज आपके लिए लेकर आए हैं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन क्लास 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिहार बोर्ड 2025 में परीक्षा में आने वाले प्रश्न। तो देखते हैं, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। इनमें से किस पदार्थ का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी मिट्टी। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फटाफट देखते हैं। तो मिट्टी का प्रयोग ऑप्शन नंबर डी सही है। मिट्टी का प्रयोग जल अति बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी सही है। लेंस बनाने का प्रयोग मिट्टी का नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका जवाब होगा +100 cm। +100 cm सही जवाब होगा 100 cm। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? आप लोग जवाब फटाफट कमेंट कीजिए। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फिर इधर राइट आंसर। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के आप लोग जानते हैं 2 नियम हैं। ये सारे प्रश्न देख लीजिए, यही परीक्षा में आएंगे। ये क्वेश्चन 2012, 2015 और 2015 में एनुअल एग्जाम में भी आया है और सेंटअप एग्जाम में भी आया है, 2020 में भी आया है, 2021 के एनुअल एग्जाम में भी आया है, 2020 के एनुअल एग्जाम में आया है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है? sin i बटा sin r, sin r बटा sin i, sin i गुना sin r, sin i प्लस sin r। तो इसका जवाब होगा sin i बटा sin r। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 6ठा प्रश्न है। एक उत्तल लेंस होता है, ये 2013 में पूछा गया सेंटअप एग्जाम में। एक उत्तल लेंस होता है सभी जगहों से समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा या किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। तो जानिए उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारे में पतला होता है। तो मेरे ख्याल से इसका जवाब सी, इधर राइट आंसर, सी सही जवाब है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का या उत्तल तथा अवतल दर्पण का? तो हमारे ख्याल से इसका जवाब होना चाहिए ए, अवतल दर्पण का। उत्तर देख लेते हैं। तो अवतल दर्पण इधर राइट आंसर। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कितनी होती है? तो मतलब ए नंबर ए ऑप्शन में है अधिक होती है, बी में है कम होती है, सी है अपरिवर्तित रहती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब हो जाएगा कम होती है। इसका जवाब हो जाएगा कम होती है। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है। अच्छा, 9वां प्रश्न है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस।
इनमें से कौन सा आपको सही जवाब लगता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आंसर देखते हैं। इसका जवाब होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। सी इज द राइट आंसर। प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? ध्वनि तरंग ए में है ध्वनि तरंग, बी है विद्युत चुंबकीय तरंग, सी है परावैगनी तरंग, डी इनमें से कुछ नहीं। तो आपको क्या जवाब लगता है? ये 2017 के सेंटअप एग्जाम में आया है, तो इसका जवाब हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रकाश ध्वनि तरंग नहीं है, क्योंकि प्रकाश ध्वनि तरंग नहीं है, परावैगनी तरंग नहीं है, ये है विद्युत चुंबकीय तरंग। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें सभी। तो जान जाइए, समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए दंत विशेषज्ञ समतल दर्पण का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो इसमें जो जवाब होगा तो ए नहीं हो सकता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का आकार जो होता है, प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार से छोटा होता है, इसलिए बी भी कैंसिल है, और सभी तो हो ही नहीं सकता है, डी भी कैंसिल है। तो इसका जवाब आ जाएगा सी नंबर, सॉरी बी नंबर। सी, ए सी डी नहीं हो सकता है, तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर अवतल दर्पण। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, अर्थात अवतल दर्पण इज राइट आंसर। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? इसमें दिया है ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जान जाइए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। और सी में अवतल और उत्तल दोनों दिया, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। तो इसका जवाब अपसारी लेंस, जो किरणों को फैला दे, उसको अपसारित कर दे, छितरा दे, उसे अपसारी लेंस कहते हैं। तो हमारे ख्याल से ये ए सही जवाब होगा। देखते हैं, हाँ, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। कहता है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। यह 2018 में प्रश्न पूछा गया है। यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है। तो ए दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, बी दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, और सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। हमारे ख्याल से इसका जवाब बी होना चाहिए, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। देखते हैं आंसर क्या लिया है। इसमें आंसर होगा सी, ए और बी दोनों लिया है, ए और बी दोनों लिया है। हमारे ख्याल से तो बी होना चाहिए था, लेकिन बी नहीं होगा। इसका होगा जवाब सी। हाँ, बी नहीं होगा, सी होगा। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, ये दोनों हो जाएगा इसका। इसलिए जो जवाब है बी नहीं होकर के सी होगा। सी इज द राइट आंसर। बी नहीं होगा, ए खाली ए नहीं होगा, दोनों होगा। मतलब इसका जो है, एक सेकेंड, चौदहवां प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? ए मुख्य फोकस, बी वक्रता त्रिज्या, सी प्रधान अक्ष, डी गोलीय दर्पण का द्वारक। इसका जवाब डी ही होना चाहिए, गोलीय दर्पण का द्वारक सही जवाब है। तो डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है? निम्न में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है? वक्रता त्रिज्या 32 cm होगा तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 cm होगा। तो वक्रता त्रिज्या का
आधा होता है फोकस दूरी, 16 cm होना चाहिए प्लस 16 cm। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपको बता दें कि आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं, यह मात्रक विहीन होता है। डी इसका सही जवाब है। टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में मेरे ख्याल से अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका देख लेते हैं इस क्या जवाब लिया, अवतल दर्पण सही जवाब है। अच्छा, वाहनों के साइड मिरर मतलब पीछे देखने के दर्पण, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये तो सभी जानते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का नहीं होगा, क्योंकि अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, समतल दर्पण बराबर प्रतिबिंब बनाता है, वो भी नहीं हो सकता है। तो उत्तल दर्पण का दृष्टिपरास ज्यादा होता है, इसलिए उत्तल दर्पण होता है वाहनों के साइड मिरर के रूप में देखने के लिए। ये क्वेश्चन जो है 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया, 2019 में सेंटअप एग्जाम में भी पूछा गया है। लेंस में कितने फोकस होते हैं? लेंस में कितने फोकस होते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 2 या 3। तो लेंस में 2 फोकस होते हैं, लेंस में 2 फोकस होते हैं, ऑप्शन ए सही है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है, ये सही जवाब है। प्रकाश गमन करता है, प्रकाश हमेशा जान जाइए सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश कभी तिरछी रेखा में या टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में गमन नहीं कर सकती है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करता है। ये क्वेश्चन 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादातर लोगों में शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाकर घंटा जरूर बजा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए आप तक जरूर पहुंचे। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां भी सारे पीडीएफ वगैरह आपको प्राप्त होते रहेगा। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है भैया। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है तो जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो काल्पनिक, काल्पनिक बोलो या आभासी बोलो, क्योंकि उत्तल दर्पण सभी प्रतिबिंब काल्पनिक बनाते हैं और अवतल दर्पण काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनाते हैं, लेकिन इसका जवाब होगा ए, काल्पनिक। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? दर्पण का सूत्र तो आप लोग जानते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। यहां दिया है 1/u + 1/v, ये अच्छा 1/u + 1/v = 1/f। ये दोनों, इसमें ए और बी दोनों जवाब जो लिखा गया है करीब करीब दोनों बराबर है, ए ही सही जवाब लिया गया है, लेकिन हमारे ख्याल से 2 भी हो सकता था, क्योंकि इसमें प्लस में है तो दोनों में से किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो आप जानते हैं अपसारी लेंस अवतल को कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाएगा। अभिसारी लेंस कहने का मतलब हुआ कि जो लेंस प्रकाश को एक बिंदु पर अभिसरित कर दे, मतलब केंद्रित कर दे, उसको अभिसारी लेंस कहते हैं। इसलिए उत्तल लेंस प्रकाश को एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है। आप लोग देखे होंगे उत्तल जो कैंपस में मिलता है उस पर देखिएगा, इस तरह धूप में थोड़ा ऊपर करके देखिए, तो जब केंद्रित करता है तो जलन फील होने लगता है, क्योंकि प्रकाश को पकड़ के वो एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया। 25वां प्रश्न है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण क्या है? कहता है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कैसा है? 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। केवल समतल दर्पण है या केवल अवतल दर्पण है? सी केवल उत्तल दर्पण है, डी में है या तो समतल है या तो उत्तल है। इसका जवाब डी होगा सही, या तो समतल हो सकता है या तो उत्तल हो सकता है। उस समतल या उत्तल में ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है?
प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो निर्वात में। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, क्योंकि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहीं से फर्क पता चल जाता है कि अनुप्रस्थ तरंग अर्थात प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होगी, क्यों? निर्वात में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? अवतल दर्पण में देखिए, क्वेश्चन कितना बढ़िया है, मस्त क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2021 के एनुअल एग्जाम में आया है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान बने? उल्टा भी बने, वास्तविक बने और समान बने। तो ये एक ही जगह हो सकता है, वो होगा वक्रता केंद्र पर। वक्रता अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर जब वस्तु होती है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनती है, और वो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और ऋणात्मक चिन्ह वाला होता है, माइनस में होता है। और ये भी जाने कि दर्पण के आगे जितना भी प्रतिबिंब बनेगा, सब के सब दर्पण के आगे बनने वाले सभी प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब ऋणात्मक चिन्ह वाला होता है। तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक और समान आकार का बनेगा? तो ये होगा वक्रता केंद्र पर, सही जवाब। तो उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं आवर्धित, उल्टा एवं आवर्धित, सीधा एवं हर्षित। तो इसका जवाब होना चाहिए सीधा एवं हर्षित, तो होना चाहिए सी का जवाब होना चाहिए। देखते हैं क्या लिया है, वही लिया है सी, सीधा एवं हर्षित मतलब सीधा और छोटा। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है। तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? उत्तल प्लस 20 cm है, सॉरी प्लस 20 cm है, तो ये कैसा है? तो गोलीय दर्पण यदि 20 cm है फोकस दूरी, तो हमारे ख्याल से उत्तल दर्पण होना चाहिए। इसका देखते हैं ये जवाब क्या लिया है, ये भी उत्तल लिया है। उत्तल इज द राइट आंसर। चलिए तीसवा प्रश्न, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका जवाब होगा प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन की घटना के कारण तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है अपवर्तन की घटना के कारण। तो इस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के नियम, इससे संबंधित आपने चैप्टर देखा। कहता प्रकाश का परावर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की किरणें एक सतह से टकराकर वापस लौटती हैं। इसके मुख्यतः दो नियम हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा समान होते हैं। परावर्तन किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब ये सभी एक ही समतल पर होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का नियम कहता है प्रकाश का अपवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपने पथ में परिवर्तन करती हैं। इसके प्रमुखतः दो नियम हैं, आपतन कोण और अपवर्तन कोण के समान आपतन कोण और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात मतलब ज्या का अनुपात स्थिर होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। आपतन किरण, अपवर्तन किरण और आपतन बिंदु एक ही समतल पर होते हैं। इसका भी दो नियम है। प्रकाश का परिकिरणन, प्रकाश का परिकिरणन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की किरणें छोटे कणों द्वारा बिखर जाती हैं। यह घटना विशेष रूप से तब देखी जाती है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है जिसमें विभिन्न कण होते हैं। प्रकाश के परिकिरणन का एक सिंपल परिभाषा मेरे द्वारा यह हो सकता है कि वह परिघटना जिसमें श्वेत प्रकाश अर्थात सूर्य का प्रकाश किसी छोटे सूक्ष्म कणों पर पड़ते हैं, तो सूक्ष्म कण प्रकाश के कुछ अंश को अपने में सोख लेती हैं और शेष बचे प्रकाश की मात्रा को सभी दिशाओं में छितरा देते हैं। परिकिरण का शाब्दिक अर्थ होता है छितराना, तो प्रकाश के शेष कणों को छितरा देते हैं। इसी परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परिकिरणन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के नियमों का उपयोग, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश की किरण प्रिज्म में प्रवेश करती हैं और विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती हैं। यह घटना परिकिरणन के कारण होती है जिसमें विभिन्न तरंगदैर्घ्य के
कारण प्रकाश अलग अलग कणों पर अपवर्तित होता है। इस प्रकार आपको मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ कुछ मूलभूत बिंदुओं से अवगत कराया और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। और यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा के घंटा बजा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लोग चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जब भी कुछ भेजें टेलीग्राम पर PDF वगैरह तो वो आपको प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।